हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में। जैसे इंडिविजुअल स्प्रिंग्स को लेके हमने कुछ कैलकुलेशंस किए और जो स्प्रिंग में बेसिक जो पैरामीटर्स गिवन होता है वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, यानी कि स्टिफनेस कांस्टेंट, और उसकी लंबाई होती है। अब तक हमने ये जाना कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे, लेकिन आज की क्लास में कुछ चीज़ें अलग हम देखेंगे। साथ ही साथ दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग्स अगर कंबाइन हो जाएं, उस केस में जो कॉम्बिनेशन होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इसमें जो पहला कॉम्बिनेशन हम लेंगे वो हम लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि स्प्रिंग अगर पैरेलली कनेक्ट हों तो फिर क्या सीन होता है वहां पे। तो फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पहले तो हम ये जान लें कि जब स्प्रिंग्स पैरेलली कनेक्टेड होती हैं तो किस फॉर्म में होती हैं, वो दिखती कैसी है, वो अरेंजमेंट कैसा दिखाई देता है। तो आप समझिएगा कि जैसे मान लिया हमने एक सिस्टम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। एक पहले हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे एक सरफेस बना दिया, ये हमने बना दिया ऐसे एक वर्टिकल लाइन, और एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। लेट अस सपोज कि एक ब्लॉक हमने क्या किया, यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक का मास लेट अस सपोज हमने मान लिया m, और इस ब्लॉक से दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, और वो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। दिस वन इज आवर फर्स्ट स्प्रिंग, ये हमारी पहली स्प्रिंग हो गई, एंड दिस वन इज आवर सेकेंड स्प्रिंग, ये हमारी दूसरी स्प्रिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग से मान लेते हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी है। ऑब्वियस सी बात है कि जब अलग अलग मटेरियल की होंगी तो यहाँ पे इनका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं इसका K1, और इस सेकेंड वाली का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो गिवन है K2। ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात होगी। आपको देख के लग रहा होगा कि दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है, स्प्रिंग की। तो नेचुरल लेंथ की बात करें, इसका नेचुरल लेंथ भी L, और इस वाली स्प्रिंग का भी नेचुरल लेंथ L हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इस पूरे सिस्टम को इस पूरे सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जैसे हम राइट की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये F एक्सटर्नल। तो जब दाहिने तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग्स में एक्सटेंशंस होगा, ये ब्लॉक दाहिने तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो अगला सीन बनेगा हमारा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये हमारी जो वर्टिकल लाइन थी जिस पे स्प्रिंग्स कनेक्टेड थे, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया जिस पे ब्लॉक्स हमारा रखा हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ हमारा ब्लॉक जो है अब वो यहाँ पे आ चुका है, जी M मास का ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हुआ है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन चूज करना पड़ेगा जहां से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें। तो वो रेफरेंस लाइन लेट अस सपोज हमने यहाँ पे चूज कर लिया कि ये हमारा जो है वो लाइन ऑफ रेफरेंस है, यानी कि यहां से हम मेजर कर रहे हैं। और क्या मेजर कर रहे हैं कि इस ब्लॉक के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ है x का। ठीक है, अगर ब्लॉक में x का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका साफ साफ मतलब हो गया कि दोनों स्प्रिंग्स में जो एक्सटेंशन हुआ है वो भी x का हुआ है। ठीक है, यानी कि जो स्प्रिंग नंबर 1 है उसमें भी x का एक्सटेंशन, स्प्रिंग नंबर 2 में भी x का एक्सटेंशन। तो ये पहली वाली स्प्रिंग हम ऐसे बना दे रहे हैं, और ये हमारी होगी दूसरी स्प्रिंग। दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है और दोनों स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो बराबर का होगा।
ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि अब अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि एक्सटेंशन या ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट की तरफ हुआ है, तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे ऊपर वाली स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, स्प्रिंग फोर्स, इसको हम FS1 नाम दे दें, और ये नीचे वाली स्प्रिंग की वजह से भी एक फोर्स होगा, इसको हमने FS2 नाम दे दिया। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपका K1 था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था आपका K2 था। अब इन दोनों फोर्सेस को आप लिख सकते हो। आप बोलोगे यार कि ये जो FS1 है ना, यानी कि स्प्रिंग 1 में जो स्प्रिंग फोर्स लगा है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट के तरफ लगा है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन मेन पोजीशन की तरफ, वो हो जाएगा K टाइम्स X। तो K की वैल्यू आप यहाँ पे लोगे K1 और यहाँ पे हो गया X, क्योंकि X का एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग के अंदर। ऐसे ये वाले फोर्स की अगर हम बात करें FS2 यानी सेकेंड वाली स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, आप बोलोगे K टाइम्स जो भी इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है, तो भाई दोनों के अंदर तो एक्सटेंशन सेम हुआ है, यहाँ पे इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अलग है। तो आपने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा K2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन क्या है X का। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ना कि जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है दोनों स्प्रिंग की वजह से, वो सेम डायरेक्शन में हुआ है ब्लॉक के ऊपर। ठीक है ना, यानी कि स्प्रिंग 1 भी ब्लॉक को लेफ्ट में लाने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग 2 भी ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ लाने की कोशिश करेगी। इट मींस टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे पहले वो ब्लॉक था। ठीक है, अब हम एक काम करें, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ है, तो आप बोलोगे आसान है। अगर टोटल आप रिस्टोरिंग फोर्स या टोटल स्प्रिंग फोर्स की आप बात करो तो ये हो जाएगा पहले वाली स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप हुआ वो, और जो सेकंड वाले की वजह से स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ वो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप दोनों फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि दोनों स्प्रिंग्स ने मिलके इस डायरेक्शन में कितना रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट किया। ठीक है, एक्चुअली जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसको हमने FS मान लिया। अब ये वैल्यू आप रखिए, सो दिस इज K1X प्लस ये आपका हो जाएगा K2X। यहां से K1 प्लस K2 कॉमन कर लिया और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई X। ये हमारा हो गया स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, जो नेट इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से लग रहा है ब्लॉक के ऊपर। अब एक बात समझिए जरा, हम एक काम करें कि इन दोनों स्प्रिंग को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा दें। ठीक है, और वो जो सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम वो वाला स्प्रिंग लगा ही दें। ठीक है, ओके। तो वही काम हमने ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल, जिसपे ब्लॉक्स वगैरह को हमें रखना है। ओके, ये ब्लॉक की पोजीशन है, ये हमारी है ब्लॉक M की पोजीशन, और हमने इन दोनों की जगह पे एक सिंगल स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, और ये आपकी हो गई सिंगल स्प्रिंग। चलिए, और क्या, तो अगर आप देखोगे ना तो वो जो रेफरेंस लाइन थी उसको थोड़ा ड्रॉ कर ही लेते हैं। चलो, लाइन ऑफ रेफरेंस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें इस वाले डिस्प्लेसमेंट की, तो आप बोलोगे यार ये भी X। अब देखिए, जो हमने सिंगल स्प्रिंग यहां पे लगाई है, जो सिंगल स्प्रिंग हमने लगाई है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप देखिए सिंगल स्प्रिंग क्या करेगी, अगर ये सिंगल स्प्रिंग X डिस्प्लेसमेंट पे उतना ही फोर्स लगाए रिस्टोरिंग फोर्स जितना कि ये दोनों मिलके लगा रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाली। यानी ब्लॉक के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ X का, और X के डिस्प्लेसमेंट पे ये दोनों स्प्रिंग मिलके जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही हैं, उतना अगर ये सिंगल स्प्रिंग लगा दे उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे, तो इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को उन दोनों के का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है। तो आप बोलोगे यार कंडीशन क्या है, कंडीशन तो ये है कि ये वाली भी जो स्प्रिंग है ये कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाए X डिस्प्लेसमेंट पे, आप बोलोगे उतना ही। तो चलो
इस डायरेक्शन में लगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स, कितना लगना चाहिए? तो ये दोनों मिलके जितना लगा रही है उतना ही लगना चाहिए। तो मिलके कितना लगा रही है? K1 प्लस K2, ये K1 प्लस K2 और ये हो जाएगा X। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने K इक्विवेलेंट मान रखा है ना, तो यहां से ये भी तो लिख सकते थे कि इसका जो स्प्रिंग फोर्स है Fs इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है? X का हुआ है। आप इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आप साफ साफ बोलोगे कि यार जो K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? K1 प्लस K2 के बराबर होगी। तो यहां से आप लिख सकते हो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। समझ में आया? यानी कि जब स्प्रिंग पैरेलली कनेक्टेड होती हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दूसरे का K2, तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट विल बी K1 प्लस K2। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों स्प्रिंग एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे जितना मिलकर रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही हैं, उसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे जो सिंगल स्प्रिंग होगी वो उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये चीज हम जान गए। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिर्फ यही अरेंजमेंट नहीं होता, उसका एक डायग्राम और होता है। जैसे ये वाला तो हमने देखा कि दो स्प्रिंग से ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, जैसे एक और हम यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही है। तो जैसे सॉरी ये हमने ले लिया एक वर्टिकल लाइन और एक इधर ले लिया वर्टिकल लाइन। ठीक है, ओके, ये बीच में ले लिया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, साथ ही साथ एक यहाँ पे ब्लॉक हमने रख दिया। हमने माना कि m मास का ब्लॉक है और ये जो m मास का ब्लॉक है इससे दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है। एक ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, और एक दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने मान लिया K1, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने मान लिया K2। अब देखिए कैसे हमें पता कि ये दोनों स्प्रिंग भी पैरेलली कनेक्टेड है। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन के लिए मेन की क्या चीज होनी चाहिए कि दोनों स्प्रिंग के फोर्स, स्प्रिंग की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम निकल के आनी चाहिए। यहाँ पे अब देखिए स्प्रिंग 1 की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ, स्प्रिंग 2 की वजह से भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ है, और दोनों स्प्रिंग में जो है एक्सटेंशन यानी जो एक तरह से डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा। एक्स इसके अंदर भी हुआ है, एक्स इसके अंदर भी हुआ है। जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम अगर ये कहें कि चलो इस ब्लॉक को दबा दिया गया थोड़ा सा, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, दबा दिया गया मतलब किसी एक तरफ इसको डिस्प्लेस कर दिया गया। चलो तो हमने इसको चलो माना कि इधर हमने इस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे ये m है, ये आपकी लाइन है जिसके रेफरेंस में हम लोग जा रहे हैं कैलकुलेशंस देखने। हमने माना कि इसको x इस डायरेक्शन में क्या किया, हमने कंप्रेस कर दिया। तो आप बोलोगे यार फिर तो जो ये वाली स्प्रिंग होगी ना, स्प्रिंग लेफ्ट वाली, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो राइट वाली स्प्रिंग होगी, इस स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है, लेफ्ट वाली स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें कंप्रेशन हुआ है लेफ्ट की तरफ ऐसे x, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिधर कंप्रेशन हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। तो आप बोलोगे इस स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम बोलते हैं Fs1 यानी स्प्रिंग फोर्स, ये इस वाली स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे राइट की तरफ इस स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा इसके अंदर, यानी ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को दाहिने की तरफ धक्का देगी। अब यहाँ पे आप जरा समझिएगा, इस स्प्रिंग के अंदर लेफ्ट की तरफ एक्सटेंशन हुआ है, इसकी लंबाई बड़ी है। आप बोलोगे यार किसकी लंबाई इधर लेफ्ट की तरफ बड़ी है ना, तो इस पे भी जो फोर्स डेवलप होगा वो भी किधर होगा, राइट की तरफ ही होगा, यानी ये आपका हो जाएगा Fs2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना इसके अंदर कंप्रेशन हुआ है इस स्प्रिंग के अंदर, इतना ही इसके अंदर क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है। तो आप चाहे Fs1 की बात करो तो ये आपका हो जाएगा K1 टाइम x, और Fs2 जो होगा यानी ये Fs2 ये आपका हो जाएगा K2 टाइम्स x। और यहाँ पे नेट अगर फोर्स की हम बात करें ऑन द ब्लॉक, वहां से पूछे कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक,
नेट स्प्रिंग फोर्स लिखो या रिस्टोरिंग फोर्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो नेट स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल्स टू, ये पहले वाले स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स लगा है राइट की तरफ लगा, प्लस दूसरे वाले की वजह से भी राइट की तरफ ही लगा। अब दोनों को जोड़ दो ना, तो K1 टाइम्स x प्लस K2 टाइम्स x। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो नेट हमारा स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स हुआ है, दिस इज K1 प्लस K2 और ये हो गया x। अब देखो कि वो वैसा ही निकल गया जैसा कि इस वाले केस में निकल के आया था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन की बात, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, और दोनों स्प्रिंग अगर पैरेलली कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट विल बी K1 प्लस K2। ठीक है, अब जरा हम बात कर लें सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, वही काम किया जाए, पहले जो भी डायग्राम है सुटेबल उसको बनाया जाए। एक तो हमने ऐसे ले लिया वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल ले लिया जिसपे ब्लॉक्स वगैरह को हमें दिखाने हैं। ठीक है, ओके। एक स्प्रिंग ये है, और इससे ये दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड है, सॉरी इसके कलर को थोड़ा चेंज ही करते हैं, और यहां से दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये वाली स्प्रिंग। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। और यहां पे जो है एक ब्लॉक हमारा कनेक्टेड है, ये M। ठीक है, ये जो दोनों स्प्रिंग है वो अलग अलग है, सेम स्प्रिंग नहीं है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने बोल दिया K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने बोल दिया K2 है। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो ना, तो इसमें होना क्या चाहिए, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है ना, स्प्रिंग का एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए। एक स्प्रिंग के एंड से दूसरे स्प्रिंग का एंड जुड़ा हो, और यहां पे दिख भी रहा है। चलो ये सीन है। अब हमने किया क्या, इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया ब्लॉक के अंदर। तो जब भी आप ब्लॉक के अंदर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो सबसे पहले वही वाली लाइन वगैरह हम जो है वो ड्रॉ कर लें, ये आपकी वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा लंबा लेके जाए। और जो हमारा ब्लॉक है डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, लेट अस सपोज कि वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका है, दोनों स्प्रिंग्स को बना दे। अब बोलो यार कि दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, ये बात तो कंफर्म है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो इस वाली स्प्रिंग को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने दिखा दिया। ठीक है, और जो दूसरी वाली स्प्रिंग है उसको भी हमने क्या किया, उसके अंदर भी थोड़ा सा एक्सटेंशन दिखा दिया। जी भाई, ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि मटेरियल सेम नहीं है, अगर तो दोनों स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दोनों स्प्रिंग के लिए अलग अलग है, दोनों की स्टिफनेस अलग है। ठीक है, हो सकता है कि एक सॉफ्ट मटेरियल की बनी हो, एक हार्ड मटेरियल की बनी हो, तो दोनों के अंदर एक्सटेंशन जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे चलो हमने मान लिया कि ये येलो वाली में जो एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन यहां से मेजर करें ऐसे। ठीक है, ये तो एक्सटेंशन किस में हुआ, येलो वाली में। हमने मान लिया कि इसके अंदर एक्सटेंशन जो हुआ है वो x1 का हुआ है। ठीक है, और जो एक्सटेंशन हुआ है, इसको कौन सा कलर देंगे, जो भी कलर आप बोल दो, इसके अंदर जो एक्सटेंशन हुआ है वो एक्सटेंशन आपको साफ साफ दिख रहा है, ये हुआ है, इतने का हुआ है, x2 का हुआ है। ठीक है, दोनों में एक्सटेंशन है। अब जैसे स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग का नेचर होता है कि वहां पे स्प्रिंग फोर्स से एक्ट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन के अपोजिट अगर एक्सटेंशन हुआ है तो इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, स्प्रिंग फोर्स। अगर कंप्रेशन होता तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। एक चीज और, यहाँ पे जो स्प्रिंग्स वगैरह ली गई है ना, वो मासलेस ली गई है। क्या ली गई है? मासलेस स्प्रिंग्स, ठीक है ना। आइडियल कंडीशन लेके चला गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप नोट डाउन रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, इस स्प्रिंग के अंदर भी एक टेंशन जनरेट होगा, होगा कि नहीं? यहां पे इस टेंशन को चलो हमने मान लिया T1 है। ऑब्वियस सी बात है इस स्प्रिंग के अंदर भी एक टेंशन जनरेट होगा, इसको हमने मान लिया T2 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे भी एक टेंशन जनरेट होगा, ठीक है, जहां पे स्प्रिंग फाइनली ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब चूंकि स्प्रिंग मासलेस है तो स्प्रिंग में हर एक पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, ऐसा नहीं हो सकता कहीं पे टेंशन अलग कहीं पे अलग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब बोलो यार कि एक चीज तो हमें समझ में आ गई, वो ये कि यहाँ पे जो T1 टेंशन की बात हो रही है ना, वो X1 एक्सटेंशन की वजह से है, और ये टेंशन एक्चुअल में स्प्रिंग फोर्स है और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे T1 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, T1 एक तरह से स्प्रिंग 1 में जो स्प्रिंग फोर्स है ये वही है, ठीक है ना। उसी स्प्रिंग फोर्स की वजह से टेंशन जो है ये वो है, और वो आपका हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, चलिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और एक्सटेंशन X1 का हुआ है तो K1 X1, ठीक है। हम बोलो कि इसके अंदर जो टेंशन है वो क्या है, आप बोलोगे T2, वो X2 एक्सटेंशन की वजह से ये वाला जो फोर्स है वो डेवलप हुआ, इसको आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा K2 X2। लेकिन चूंकि स्प्रिंग मासलेस है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि स्प्रिंग इज मासलेस, यानी कि हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे T1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? T2 के बराबर होनी चाहिए। और चलो उसको मान लेते हैं क्या है, T। और एक बात, यहाँ पर भी टेंशन वही होगा, तो चलो इस वाले टेंशन को जो यहाँ पे है ना उसको हमने T मान लिया। आप बोलोगे T2 भी T के बराबर होगा और T1 भी क्या होगा? T के बराबर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों स्प्रिंग की जगह पे एक सिंगल स्प्रिंग हम लगा रहे हैं। भाई हमें ये तो जानना है ना कि भाई उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होना क्या चाहिए, तो चलो उन दोनों स्प्रिंग की जगह पे, उन दोनों स्प्रिंग की जगह पे एक हम सिंगल स्प्रिंग लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। ब्लॉक हमारा उतने ही एक्सटेंशन पे है। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ ब्लॉक में टोटल एक्सटेंशन है कितने का? आप बोलोगे यार कि ब्लॉक के अंदर अगर टोटल एक्सटेंशन की बात करोगे ना, तो भैया ब्लॉक के अंदर टोटल एक्सटेंशन तो X1 प्लस X2 का हो जाएगा ना भाई। X1 इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर टोटल एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे, ये टोटल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, यानी ब्लॉक के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो X1 प्लस X2 का है, ठीक है। क्योंकि X1 यहाँ पे एक्सटेंशन आया, X2 का एक्सटेंशन इस स्प्रिंग नंबर सेकंड में आया, तो एक सिंगल हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगाया, ये हमारी होगी सिंगल स्प्रिंग, ठीक है। जो सारा का सारा अरेंजमेंट था इस लाइन के रेस्पेक्ट में, हम देखें डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लो ये, और इस डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें अगर ब्लॉक के अंदर, तो आप बोलोगे X1 इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है, X2 इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है, तो ये टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा X1 प्लस X2 का, ठीक है। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट वो हमने मान लिया K इक्विवेलेंट। एक बात याद रखिएगा, ये स्प्रिंग, ये सिंगल स्प्रिंग, इकलौती स्प्रिंग सेम डिस्प्लेसमेंट पे, यानी ब्लॉक के सेम डिस्प्लेसमेंट उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी जितना ये दोनों मिलके लगा रही थी। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे यार कि इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे टेंशन लग रहा था वो क्या लग रहा था? T के बराबर लग रहा था, ठीक है। तो ये इकलौती जो स्प्रिंग है ना, ये भी यहाँ पे जो फोर्स लगाएगी एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स, इधर वो कितना लगाएगी? वो T के बराबर ही लगाएगी। कंडीशन यहाँ पे आप समझिएगा, यानी सेम डिस्प्लेसमेंट पे पहले, यानी ब्लॉक के सेम डिस्प्लेसमेंट पे दोनों स्प्रिंग मिलके जितना ब्लॉक पे फोर्स इधर लगा रही थी, ये सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक के उतने ही डिस्प्लेसमेंट पे उतना ही फोर्स लगाएगी, यानी कि ये वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? T होगा,
ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मान लिया के इक्विवेलेंट। तो अगर हम बोले कि अच्छा बताओ तो फिर इस टी की वैल्यू बता दो, तो आप बोलोगे यार कि टी एक तरह से स्प्रिंग फोर्स ही है ना, तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा के टाइम्स एक्स। के इंटू एक्स होता है तो के की जगह पे हमें लेना पड़ेगा के इक्विवेलेंट, और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द ये ब्लॉक या एक्सटेंशन कितना है, तो आप बोलोगे ये तो है x1 प्लस x2 का है, कोई बात नहीं। के इक्विवेलेंट किधर कर लो तो टी अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू x1। अच्छा आप एक बात बताओ, यहां से हम x1 क्या लिख सकते थे, यहां से अगर हम आपसे पूछें कि x1 तो आप बोलोगे वो हो जाएगा t डिवाइड बाई k1। हम बोले कि अच्छा बताओ यहां से x2 कितना हो जाएगा, वो हो गया t डिवाइड बाई k2। ठीक है, वो सारी वैल्यू यहां पे रख दीजिए, x1 की जगह पे t डिवाइड बाई k1 प्लस x2 की जगह पे t डिवाइड बाई k2। अब आप देखिए ना, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये फॉर्मूला कब निकल के आया, व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, जब स्प्रिंग्स आपके क्या हो, सीरीज में कनेक्टेड हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए, यहाँ पे लोगों को डाउट होता है कि ये फोर्सेस, ये टेंशन हर जगह बराबर क्यों है। आइडियल कंडीशन है, स्प्रिंग मासलेस है, इसलिए जितना यहाँ पे होना चाहिए ना वही टेंशन यहाँ पे होना चाहिए, ओवरऑल हर जगह बराबर ही होना चाहिए। तो आप बोलो चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, ठीक है। तो आप बोलो कि टेंशन को आप k1 x1 मान लो या k2 x2 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वही t1 को k1 x1 मान लिया, t2 को k2 x2 मान लिया, चूंकि t1 t2 बराबर होगा तो हमने बराबर कर दिया, और बराबर करने के बाद इसको हमने t मान लिया, ठीक है। ये t1 को भी हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, इसको भी क्या मान रखा है, t मान रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी हमने। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में जाना, तो मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक दो सवाल पे आते हैं, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो जरा देख लिए जाए। तो एक सवाल दिया हुआ है, पहले तो हम डायग्राम वगैरह सब ड्रॉ कर लें। ओके, देखिए टेढ़ा बड़ा हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्लॉक यहाँ पे रखा, और ब्लॉक जो है वो थोड़ा बड़ा सा ब्लॉक है, चलो ठीक है। ये ब्लॉक है m मास का, और यहाँ पे जो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है ना वो देखिए कुछ इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्टेड है। एक स्प्रिंग, ये दो स्प्रिंग यहाँ पे, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग यहाँ पे है, एक सिंगल स्प्रिंग जो है यहाँ पे, और एक स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे भी है। यहाँ पे तीन स्प्रिंग है, सॉरी ये तीन स्प्रिंग है, ठीक है। जो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्रिंग्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा देखिए सवाल में पूछा क्या, सवाल में कह रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ द ब्लॉक्स। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक। सो ये हमारा सवाल है, यानी छोटा सा इसके अंदर ऑक्सीलेशन किया गया, तो उस ऑक्सीलेशन की वजह से आप बताओ उस ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, और जो चीजें गिवन है वो हम यहाँ पे लिखते रहे। क्या गिवन है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 6K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ट्वाइस ऑफ K, ये भी 2K गिवन है, K 333, इसका भी 3K, ये भी 3K और ये भी 3K। ये सीन है, ठीक है। कुछ नहीं, बस हमें सीरीज और पैरेलल का ध्यान रख के सॉल्व करना है।
और डायग्राम को थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन दोनों को देखो ना 6 और 3, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि इन सीरीज फॉर्म या इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला ये होता है आपका 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, या फिर इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ये हो गया। और अगर पैरेलली कनेक्टेड है, अगर पैरेलली कनेक्टेड है उस केस में आपका हो जाएगा k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। तो ये जो हमारे सामने जो फॉर्मूले हैं ये यहां पे काम करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग्स को ताकि करने में आसानी होगी। और इसको स्प्रिंग 1 नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, ठीक है ना, इसको दे दिया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। स्प्रिंग की हमने नेमिंग कर दी है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं 1 और 2 से। तो आप बोलेंगे जो स्प्रिंग 1 है एंड 2 आर इन सीरीज, साफ साफ दिख रहा है, बैक टू बैक कनेक्शन है स्प्रिंग्स का। तो इन दोनों का जो के इक्विवेलेंट होगा, यानी के इक्विवेलेंट हम किसका निकाल रहे हैं, तो 1 और 2 का, वो हो जाएगा के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, यानी दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट को गुणा कर दो, डिवाइड बाय दोनों को आप ऐड कर दो। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6k, तो 6k इंटू 3k डिवाइड बाई 6k प्लस 3k, तो हो जाएगा 18k स्क्वायर डिवाइड बाई 9k, ये कट गया 9 2 जा 18, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k। ठीक है ना, ये k इक्विवेलेंट किसका निकला है, तो 1 और 2 का निकला। देखो कहने का ये मतलब है कि 1 और 2 को हटा के इसकी जगह पे एक 2k स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो पता चला हमें। बाकी 3 और 4 आप देखो, आप बोलोगे यार 3 और 4 जो है ना ये भी आपके ये भी आपके सीरीज में है। चलो, तो स्प्रिंग 3 एंड 4 आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है। तो इन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो देख लेते हैं। तो हमने बोला कि के इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा किसका, 3 और 4 का। चूंकि सीरीज में है तो सीरीज में हमने देखा है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 2k इंटू 2k डिवाइड बाई 2k प्लस 2 यानी 4k, तो 2 2 जा 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 4k, ये कट गया ये कट गया, इक्वल्स टू कितना आ गया 4। यानी कि एक चीज और पता चल गई कि k इक्विवेलेंट 3 और 4 का वो निकल के आ गया k। यानी कहने का मतलब कि 3 और 4 इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा के इसकी जगह पे एक इकलौती स्प्रिंग लगाई जा सकती है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तो एक ही है, यहाँ पे 3 है। चलो 5 6 7, तो हमने लिखा कि स्प्रिंग 5 6 7 आर इन सीरीज। तो इन सबका जो के इक्विवेलेंट होगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, रिवर्स करके जोड़ते हैं ना, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, सब 1/3 के है, तो ये 1/3k प्लस 1/3k प्लस 1/3k। ओके, ये थोड़ा कलर सही नहीं दे रहा। सो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/3k, ये कट गया, विच इंप्लाइज k इक्विवेलेंट। और ये किसका हमने निकाला है, 5 6 7 का, ये किसका निकाला है 5 6 7 का, ये आ गया k के बराबर। ठीक है, अब जरा सा जहां पे हमें क्या करना है, डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे एक सिंगल स्प्रिंग लगाई जाए। डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पे बना रहे हैं फिर से। ये ब्लॉक है हमारा, ओके। ये 1 और 2, तो 1 और 2 का कितना है, 2 क्या है। तो ये जो 1 और 2 यहाँ पे लगे हुए थे ना, इनकी जगह पे सिर्फ आप एक स्प्रिंग लगाइए और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 के। 3 और 4, तो 3 और 4 का हमने कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट कितना है, के आया है। तो इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक स्प्रिंग लगाइए और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, के होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ऊपर तो एक ही था यहाँ पे स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है के, जो स्प्रिंग नंबर 8वीं थी अपनी। 5 6 7 का जो इक्विवेलेंट आया, 5 6 7 का इक्विवेलेंट कितना है, 5 6 7, वो के बराबर है। ठीक है। तो उसकी जगह पे आप सिर्फ एक स्प्रिंग लगाओ और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, के बराबर होगा। तो हमने सिर्फ एक स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के। ये आपका m मास का ब्लॉक है। अब जरा यहां पे आप समझिएगा, ये 2k और k ये पैरेलल में है, पैरेलल में है ना। तो आप बोलोगे 2k और k का क्या हो जाएगा, 3k। k और k ये भी क्या है, पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा, k और k 2k। तो इधर 3k, इसको थोड़ा सा और हम आगे बना ले रहे हैं ड्रॉ, यानी ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये दोनों पैरेलल में है। तो डायरेक्ट इनकी जगह पे हमने एक स्प्रिंग लगाया और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2k और k, ये आपका हो जाएगा 3k। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से, तो k और k ये दोनों भी पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ये भी डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल फॉर्मूला होता है ना k1 + k2, तो k + k 2k, इसका आपका हो गया 2k और ये m। अब जरा आप ध्यान से देखो ना यार, 3k 2k ये दोनों भी पैरेलल में ही है। स्टार्टिंग में तो हमने बताया किस टाइप का भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है। तो जो के इक्विवेलेंट आया पूरा सारे कॉम्बिनेशंस का, वो आ गया 3k + 2k, यानी 3k + 2k = 5k। दिस इज द के इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीट कॉम्बिनेशन। ठीक है, बस हमारा काम बन गया है भाई। ऑब्वियस सी बात है कि हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन करेगा, ये ब्लॉक थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे। तो टाइम पीरियड का तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पिछली क्लासेस में देख रखा है। टाइम पीरियड t = 2 पाई √, वो वाला मास जो ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो कौन सा मास ऑक्सीलेशन कर रहा है, m / k इक्विवेलेंट लेंगे यहाँ पे, एक बात का याद रखिएगा। तो ये हो गया t = 2 पाई m / k, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 5k, तो ये हो गया 5k। तो टाइम पीरियड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, उसको जरा हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, चलो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हेडिंग क्या ही देना। हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K गिवन है। एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ L, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है K। ठीक है, और इस टाइप की हमने n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स को लेके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, ऐसी ही n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स को लेके कनेक्ट कर दिया ऐसे सीरीज में। ये कितना कनेक्ट किया है, तो आप बोलोगे यार n टाइम्स किया है। ठीक है, आप जरा गौर करिए कि भैया इसका भी लंबाई L होगा ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा K, इसका भी L और स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका भी L और स्प्रिंग कांस्टेंट K, L और स्प्रिंग कांस्टेंट K। ठीक है, L और स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये चीज है। ओके,
अगर हम बात करें कि भैया सारी स्प्रिंग्स मिलके, यानी n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स मिलके एक स्प्रिंग बनाई, भाई सीरीज में कनेक्टेड है तो सबके सब मिलके एक सिंगल स्प्रिंग बना देंगे, तो उस सिंगल स्प्रिंग की लंबाई होगी क्या? अब बोलो यार कि सिंगल स्प्रिंग की जो लंबाई होगी, ऐसे हम मान लें कि इस टाइप का कोई सिंगल स्प्रिंग बन रहा है, तो सिंगल स्प्रिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? हर एक स्प्रिंग की लंबाई है एल के बराबर, चूंकि एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं तो लेंथ हो जाएगी एन टाइम्स एल। ठीक है, हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। आप बोलो यार कि स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में तो हम बता नहीं सकते, अभी वो तो निकालना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो कैसे निकालें? अब बोलो यार सीरीज में तो कनेक्टेड है, सारी की सारी बैक टू बैक कनेक्टेड है, आप निकाल लो सीरीज का फॉर्मूला यूज करके। आप यहां पे लिख सकते हो कि चूंकि ऑल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सारी की सारी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है। चलो हमने ये जो स्प्रिंग बनी है सबको जोड़ने के बाद उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है, तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1, तो k1 की जगह पे k लेना पड़ेगा, प्लस 1/k2, तो ये भी 1/k प्लस 1/k3 1/k। ये कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? आप बोलोगे यार कि n टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वी आर हैविंग n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब कुछ है नहीं सवाल में, ये 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई k, विच इंप्लाइज k इक्विवेलेंट जो हो गया वो हो जाएगा k/n। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से समझ में आई है, एक बात याद रखिएगा आप, ठीक है ना। देखिए अब क्या चीज हमें यहां से समझ में आया है, ये समझ में आया कि स्प्रिंग की लंबाई अगर l थी, सिंगल स्प्रिंग की हम बात करें, देखिए स्प्रिंग की लंबाई l थी, तो जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया? k दिया हुआ था। और जब सारे स्प्रिंग को जोड़ के हमने लंबाई को n टाइम्स कर दिया, भाई ये जो स्प्रिंग मिली है इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ इसकी n टाइम्स l है। उस केस में जो स्प्रिंग कांस्टेंट मिला ना वो k/n हो गया। क्या हो गया? k/n हो गया। ये बात आप समझिए, यानी कि लेंथ को आप n टाइम्स करेंगे तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 1/n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आप यहां से कह सकते हैं कि जो k होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल लेंथ के, नेचुरल लेंथ। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? नेचुरल लेंथ के। यानी कि आप लंबाई को बढ़ाओगे तो k की वैल्यू घटेगी, यानी कि आप यहां से ये भी तो लिख सकते थे k मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। k मल्टीप्लाइड बाई एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आप साफ साफ यहां से समझ सकते हो, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपने स्प्रिंग अगर आपने L को कर दिया 2L, दोगुना कर दिया, तो जो आपका K हुआ करता था वो आधा हो जाएगा, K/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर L 2 टाइम्स हुआ तो K 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि आपने L को कर दिया 1/3 टाइम्स, कितना? 1/3 टाइम्स। उस केस में जो K होगा ना वो हो जाएगा 3 टाइम्स, जस्ट रिवर्स होता है। समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज करके भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर से हमने एक बार देख लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन और है। तो जैसे तो पहले तो हम डायग्राम को बना दे रहे हैं। चलिए डायग्राम कुछ ऐसा है, और एक यहाँ पे बड़ा सा ब्लॉक है, सॉरी, नीचे एक ये स्प्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे, एक यहाँ से स्प्रिंग कनेक्टेड है और एक यहाँ से स्प्रिंग कनेक्टेड है।
ठीक है, ये ब्लॉक सिंपली सस्पेंडेड है और 3 स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है और जो स्प्रिंग का दूसरा एंड है आप देख सकते हैं कि ऊपर सपोर्ट से कनेक्टेड है। इसमें पूछा क्या है कि जो स्प्रिंग की पहले तो लेंथ है वो गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है L/6, ठीक है। दूसरा दूसरे की लेंथ गिवन है L/3, ये L/3 और ये है L/2, ऐसा कुछ, ठीक है। इसने बोला कि स्प्रिंग इज कट एंड अरेंज्ड एज शोन। अच्छा, स्प्रिंग को कट किया गया और इस तरह से अरेंज किया गया। कह रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड। आप इसका टाइम पीरियड बताओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ें तो एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड बताना है। देखो सीन कुछ ऐसा था, सीन ऐसा था कि एक हमारे पास स्प्रिंग थी कोई बड़ी सी, ठीक है। अब किया क्या गया कि इस स्प्रिंग के 3 टुकड़े किए गए, एक L/6, एक L/3 और एक L/2 का, ठीक है। तो इसी स्प्रिंग से एक आपका L/6 और एक आपका L/3 और दूसरा जो है L/2 का। जो लंबाई L थी मान लेते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या मान लेते हैं हम, K, जो हमारी ओरिजिनल स्प्रिंग थी। कह रहे कि भैया ये वाला जो है ना, ये L/6 है, ये L/3 है और ये क्या है, L/2 है। अच्छा, अभी तो हमने देखा कि लंबाई को अगर 1/6 टाइम करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार किसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, 6 के। लंबाई पहले L हुआ करती थी, अब 1/3 टाइम्स हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ 1/2 टाइम्स है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2K। तो ठीक है, लिख देते हैं। इसका हो गया 6K स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका हो गया 3K और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दिस इज 2K हो गया, ठीक है। हम आपसे बोलेंगे अच्छा एक बात बताओ, टोटल यहाँ पे जो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है। आप बोलोगे यार कि स्प्रिंग्स जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि अगर एक्स का डिस्प्लेसमेंट करेंगे ना तो सारी स्प्रिंग्स के अंदर एक्सटेंशन आएगा और सब स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा ऊपर की तरफ, और हर एक स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो भी सेम होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि स्प्रिंग जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम अगर ये बोलें कि K इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, अब बता दो कि कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट होगा क्या। अब बोलो K इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं। तो K इक्विवेलेंट हो गया 6K 3K 2K, सो दिस इज 6K प्लस 3K प्लस हो गया 2K, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11K K इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि ये 3 स्प्रिंग लगाओ, चाहे इन तीनों को हटा के एक ऐसी स्प्रिंग लगाओ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 11K हो, तो सारा का सारा परफॉर्मेंस सेम देगा। वो 11K स्प्रिंग कांस्टेंट वाला भी स्प्रिंग वही परफॉर्मेंस देगा जो ये तीनों मिलके दे रहे हैं सब कुछ। ये तीनों मिलके जितना रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेंगे एक्स डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक में होने के बाद, उतना जी अकेला करेगा। अब देखो डायरेक्ट इसका हमें फॉर्मूला पता है कि m डिवाइड बाई के होता है, t इक्वल्स टू 2π√m, यानी जो ब्लॉक एसएचएम कर रहा है डिवाइड बाई के, और कई सारे स्प्रिंग्स हैं तो के इक्विवेलेंट आपको लेना है। अब अगर आप देखोगे ना कि mg वगैरह एक्ट हो रहा है, तो हमने शुरू में ही बात की थी, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की कि mg आपका कांस्टेंट फोर्स होता है, तो उससे टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ता, तो उसको आप कैलकुलेशन में रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टाइम पीरियड की अगर बात करें, टाइम पीरियड कि भाई एसएचएम अगर होगा तो उसका जो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू होगा 2π√, वो वाला मास जो एसएचएम कर रहा है, तो m डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट हम लिखेंगे। के इक्विवेलेंट की वैल्यू 11K है ना, तो हो गया ये t इज इक्वल्स टू 2π√m डिवाइड बाई 11K, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ओके। एक लास्ट सवाल लेते हैं आज का, इसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ये भी सवाल कुछ इसी टाइप का है, तो सबसे पहले डायग्राम वगैरह बना लिया जाए। एक तरह से सेम ही सवाल है, ये अलग नहीं है।
एक ब्लॉक यहां पे है, m मास, यहां से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक से, यहां से एक स्प्रिंग आई है, ये भी ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये आपकी थर्ड स्प्रिंग। देखो यहाँ पे 4 स्प्रिंग्स दे रखा है और ये आपकी फोर्थ स्प्रिंग। आप बोलोगे यार कि सवाल में तो कुछ नहीं है, सवाल वही है। हाँ एग्जैक्टली वही है, हमने सवाल को शुरू करने के पहले ही बोला था कि सवाल वही है। नहीं 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 नहीं, सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है। ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये पैटर्न एक्चुअल में ये ऐसे गया और ये पैटर्न जो है ना ये इन्फिनिटी टाइम्स है, ये इन्फिनिटी टाइम्स, यानी जो एक स्प्रिंग नहीं लगी है, नंबर ऑफ जो स्प्रिंग्स है वो इन्फिनिटी है। लेकिन देखो उसका पैटर्न क्या है, स्प्रिंग्स के लगने का पैटर्न ये है कि इसकी जो लंबाई है वो L दिया हुआ है इस स्प्रिंग का, इसकी लंबाई 2L दिया है, इसकी लंबाई 4L दिया है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 8L, ठीक है ना। हर एक जो आगे वाली स्प्रिंग है वो डबल साइज की है, जैसे ये L है तो L का डबल 2L, 2L का डबल 4L, 4L का डबल 8L। तो जो अगली स्प्रिंग लगी होगी वो कैसी होगी? अब बोलोगे यार अगली स्प्रिंग जो रही होगी ना यहाँ से लगी हुई, तो अगली स्प्रिंग ऑब्वियस सी बात है कि 8 दूना 16L की लगी होगी। अब चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है तो हम सबको तो दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो आप बोलोगे यार कैसे सॉल्व करें? तो वही है जो हमारा फॉर्मूला है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर जो मास SHM कर रहा है डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब के इक्विवेलेंट कैसे निकाले? आप बोलो यार कि पैरेलल ही जुड़े हैं, ये बात तो समझ में आ रहा है, कंफर्म पैरेलल जुड़े हुए हैं। अब स्प्रिंग कांस्टेंट लिखो आप, तो L लंबाई का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लें तो आप बोलोगे लंबाई को डबल कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा आधा हो जाएगा K/2, 4 टाइम्स कर दिया तो K/4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/4 टाइम्स हो जाएगा। L टाइम्स हो गया तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। 16 टाइम्स है तो 1/60 टाइम्स हो जाएगा इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे यार कि K इक्विवेलेंट अगर हम ले तो आप बोलोगे K प्लस K/2 प्लस ये हो जाएगा K/4 सॉरी प्लस K/8 प्लस ऐसे चलता चला जाएगा। सो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, K को आप कॉमन कर लो तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। अच्छा अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना यहाँ पे तो आपको ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही होगी, ठीक है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही होगी और ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या क्या खास बात है? आप लोग ये तो फर्स्ट टर्म माना जाता है ए, ठीक है। कॉमन रेशियो आप निकालो तो आप बोलोगे यार कॉमन रेशियो निकालो ना, सेकेंड टर्म में फर्स्ट स्टेप डिवाइड कर दो तो 1/2 आएगा, या फिर इसमें आप इससे डिवाइड कर दो 1/2 से, ठीक है। साथ ही साथ कॉमन रेशियो ये तो पता चल गया हमें, यानी कि ए की वैल्यू आपकी हो गई 1 और कॉमन रेशियो आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो बस आपका जो इस पूरे का जो सम होगा ना हम यहाँ पे लिखते रहे के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला जो होता है ना सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, सॉरी ये सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स की अगर बात करें तो A/1 माइनस R ऐसा होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है तो 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/2, ठीक है। तो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे सो के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के, दिस इज 1/, एक में से एक गया 1/2, ये 2 पर चला जाएगा विच बी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट हमारा इतना आ गया। अब बताओ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर वो वाला मास जो SHM कर रहा है डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट आपका 2K आया है तो आप रख दो T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर M डिवाइड बाई 2K। तो ये चीज
ये आपका आंसर है। देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे थोड़ा उनको यहाँ पे वो फॉर्मूला हालांकि याद कर लेंगे। जैसे कोई अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस टाइप की कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इनफाइनाइट तक, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ये ए क्या चीज होता है एक्चुअली, ये फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करो, यानी जब ए आर बाई ए करोगे तो क्या मिला, आर, और आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, यानी हर दो टर्म्स के बीच में यही रेशियो होगा, ठीक है। इस केस में अगर हम सम निकालें इनफाइनाइट टर्म्स का तो हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। देखो आर माइनस वन भी होता है, आर माइनस वन हम तब करते हैं जब आर की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू जो है बाई चांस वो एक से कम है, क्योंकि देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है ना, 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है। ये आर चूंकि 1 से कम है इसलिए 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर आर से ज्यादा 1 से ज्यादा होता तो आर माइनस वन लिखते, ठीक है। तो हमारे जो मेन लेक्चर्स थे उनमें एक ये भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें उससे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, आई थिंक एंगुलर ऑक्सीलेशन, ठीक है। एंगुलर ऑक्सीलेशन स्टार्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, यानी कई सारे एसएचएम ओवरलैप करते हैं, उस केस में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम वगैरह। फिर अभी आई थिंक 5 या 6 लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका खत्म होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।